एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक और भारत गौरव अवार्डी साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज़ पर न्यू रिसर्च कर पत्रकारों से बात करते हुए डायबिटीज़ में होने वाली जांचों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने डायबिटीज़ में होने वाली जांचों को अधूरा बताया। डॉक्टर एस कुमार ने बताया कि जो मौजूदा दौर में जांचें हो रही हैं वह अधूरी जांचें हैं। इनके अलावा और भी 3 जांचें हैं जिनको करने से ये पता लगाया जा सकता है कि मरीज को डायबिटीज़ है या नहीं। पूरी तरह से मरीज को डायबिटीज़ का पता ना लगने के बावजूद भी उसको दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने शुगर बढ़ने का मुख्य कारण खाने का तेल बताया और कहा कि खाने के तेल में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है वह शुगर बढ़ने का मुख्य कारण है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते डॉक्टर एस आपने कुमार। कभी सुना था, न कभी सुनेंगे। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है डायबिटीज के बारे में, शायद आपके इस 2 शब्द या जो भी आप लिखेंगे, शायद ये भारत की एक दिशा बदल सकता है। लोगों की जो सोचने का जो खौफ है डायबिटीज के बारे में, उसके बारे में भी बहुत बड़ी आपका योगदान हो सकता है। आने वाला कल जरूर इस साइंस का है। साइंस और मेडिकल साइंस की परिभाषाएं थोड़ी अलग होती है। साइंस के पास हर चीज का विकल्प है और उसके लिए साइंस बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस जो है, जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, वहाँ पे कहीं तो भी मैनिपुलेशंस हो गए हैं। अगर सर्जरी की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें, तो वहाँ तो एलोपैथी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों में दर्द है, या डायबिटीज, जिसके बारे में आज हम बड़े चर्चा करने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे रसोई घर से जुड़ी हुई है और उसके सोल्यूशन भी रसोई घर में ही है। सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में बात करना है तो रिसर्च की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। एक मास साइकोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा कोई जेरोक्स अगर आपका गलत हो गया तो कंटिन्यूसली वो जेरोक्स वैसे ही चलता रहता है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वैसी ही आपकी डुप्लीकेट होती रहती है सालों साल, जब तक आप उसको करेक्ट ना करें। जैसे चांद के बारे में लोगों ने बोला कि भाई चांद तो कोई जा ही नहीं सकता है, और लोग चांद पे जाके आगे देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी लोग, वहाँ पे पानी मिला, मंगल में पानी मिला। तो जो भ्रम था पहला, कहीं ना कहीं वो टूटा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं वहाँ तक तो पहुँचा आदमी साइंस की साइड में। तो अगर हम जिस जमीन पे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग चारों बाजू में हम लोग जिससे ग्रस्त हैं, डायबिटीज एक ऐसी महामारी की जैसे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमने पहला कदम छोड़ दिया और एकदम एंड में जो 0 नंबर है उसको छोड़ के एकदम 100 नंबर पे चले गए और बोल दिया कि डायबिटीज कभी ठीक हो नहीं सकती है। डायबिटीज का परिभाषाएं अलग हो गई है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मेरी पूरी लाइफ इस लाइन में चली गई है। मुझे करीब करीब 45 साल हो गए इस लाइन पे, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इस 45 साल का जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, स्पेशली डायबिटीज को लेके, तो मुझे कहीं ना कहीं खींचते हुए एक ऐसी जगह पे लिख गया, तो जहाँ जाने के बाद मुझे लगा, तो मैं भी चौकन्ना रह गया कि आखिर हम सब लोगों से कितनी बड़ी गलतियां हो रही हैं। क्या डायबिटीज वाकई में है, या डायबिटीज या शुगर अलग अलग है, या दोनों एक है, या डायबिटीज है ही नहीं। कितना बड़ा विरोधाभास है। आप जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज हो, जिनको आप जानते हो, कई सालों से टैबलेट्स ले रहे होंगे। टैबलेट के बाद में 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, फिर इंसुलिन, ये जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा कि एंड में
उस आदमी का जो डायबिटीज से पीड़ित था, या तो उसकी किडनी खराब हो गई है, या उसकी आंखें खराब हो गई है, उसकी सेक्सुअल प्रोसेस पूरी खत्म हो गई है, और एजिंग प्रोसेस बढ़ गई है। जो बंदा भी 40 साल का दिखना चाहिए वो 60 साल का दिख रहा है। मेरी से शायद आप लोग इस चीज से सहमत होंगे। अब दो सवाल नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग हमको आते हैं कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, डेंगू, ये सब चीज खत्म हो जाती है, और जब डायबिटीज की बात आती है, मधुमेह की बात आती है, तो आपने चारों तरफ ऐसा सुना होगा कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है। अब इतने पेटेंट्स आ चुके हैं, इतनी दवाइयां आ चुकी हैं, आज भारत में आप बिलीव नहीं करेंगे 40,000 करोड़ के आसपास दवाइयां रोज भारत में बिकती हैं। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने आके कहा हो कि मेरी इंसुलिन बंद हो गई हो, मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई हो, मेरा HbA1c 12 था 5.8 आ गया हो। मुझे तो नहीं मिला। लेकिन जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात आती तो 6 महीने में भी खत्म हो रही। तो देखिए विरोधाभास है। तो इसमें आता है जांचें, जो मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ, और जो मेरा राइट है सच को सामने लोगों को बताना। अब जब आपको कभी भी टेम्परेचर आता है तो मैम, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जो डॉक्टर साहब चला रहे हैं, इसमें किस तरह की जीवन शैली आप अपनाने की सलाह देंगे लोगों को? एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये सबसे पहले नागपुर में शुरुआत हुई थी इसकी 2008 में, और आज लगभग हमारे 50 सेंटर्स हैं पूरे भारत में। ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल नहीं हैं। दिल्ली में भी हैं हम लोग, साउथ दिल्ली में, सारे सिटीज़, सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस भी विदाउट सर्जरी रिमूव करते हैं हम लोग। नी रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट, आयुर्वेदिक पेटेंट लिया है, जो किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। किडनी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं हम उस पर भी काम करते हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए हम पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां सिर्फ किचन ही आपको काम करता है, और कुछ साइंटिफिक डाइट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हम उसमें गाइड करते हैं। इसमें मेजर हमारा डायबिटीज़ है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, या बुज़ुर्ग लोगों को हो, या कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे वो 35 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, या न्यूली डायग्नोस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं। पूरी हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी उसमें लगी हुई है। जो रिवॉल्यूशन सर ने बात की है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये सारा मैसेज सारे पेशेंट, सारे लोगों तक जाए, और अपनी जीवन शैली इसमें से सुधराए आए, और सब लोग हैप्पीली हेल्दी जिए। थैंक यू। जब पूछा जाए कि आपको डायबिटीज आपने टेस्ट कराएंगे, तो क्या बोले, मैंने कराए नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है वाकया। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मेन जज आंध्र प्रदेश के जब मेरे पास आए, तो वो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट, और मैंने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। टेस्ट लेके आए, बोले यार हम लोग दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। और आज बड़ी खुशी से उनकी टोटल इंसुलिन बंद है, उनकी शुगर टोटली नॉर्मल है। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि संज्ञान ये खुद भी ले लेते हैं कई बार। नहीं, कैसा होता है, किसके ऊपर लें, किसके ऊपर ले, आप किस किस को मानोगे, किस किस को बोलोगे। अब मैं किसी के बारे में, ये कि हर कोई क्रांति तो लाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो नहीं पाता। तो और भाई public जो है देखो वो लास्ट में तो मैं जो आया हूँ, मैंने ऑलरेडी 45 साल हो गए, ऑलरेडी सीनियर सिटीज़न हूँ। अगर कल किसी ने उठा के मुझे मार भी दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा। मेरे पीछे बहुत लंबी सेना है, अभी वानर सेना बहुत बड़ी है मेरी। सर, तेल खाने से डायबिटीज होती है, तो तेल का सेवन किस तरह से किया जाए और कौन सा तेल खाया जाए? अल्फा कार्डियो डी, जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने पे जिसमें धुआं ना आए,
वो तेल सबसे अच्छा है, आप ये ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड नट, हमारे यहाँ तो छौंकने के लिए दिया जाता है। हमको लगता है छौंक दिया, भजिए बन गए, पूरी बन गई, ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, साइंस के हिसाब से ये दूसरे देशों के फेंके हुए तेल हैं। इससे सिर्फ बॉयलर चलते हैं और ये जो तेल है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चावल का तेल जिसको बोला जाता है, वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन भारत में। और इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, उसका स्मोक पॉइंट कम है। और घी का कोई विकल्प नहीं है, घी सबसे अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो बोलेगा घी खाता है, बोले मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई तो आदमी बेचारा सूखी रोटी खाता है, सही बोलो कि नहीं? देखिए, आप यूपी से हैं क्या? सरसों के तेल में सुन लीजिए, सरसों के तेल के बारे में भी। सरसों के तेल में एक यूरिसिक नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो 48% है। ये इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये हमारे हार्ट के जो स्पंदन होते हैं, साइनोवियल नोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेसमेकर पूरे वर्ल्ड के हमारे बिहार और यूपी में लगते हैं। ये हमारे लिए योग्य नहीं है हार्ट के हिसाब से भी, और दूसरा स्मोक पॉइंट के हिसाब से जो धुआं आता है। तो अगर धुआं आ गया तो कोई भी तेल आपके काम का नहीं है, वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो गया है। सर, तेल के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन डाइट के अंदर क्या लेना चाहिए, खाने के अंदर मरीज को? देखिए, अगर स्वस्थ किसी को रहना है, डायबिटीज़ तो छोड़ दीजिए। 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मंत्र है। रेगुलर चाय की जगह आप ब्लैक टी या तो ग्रीन टी लेना है आपको, बिना दूध की। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये एसिड है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है। घी और मक्खन अच्छे से खाएं, जिसको जो अल्कलाइन होता है। तीसरा, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चौथा, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं प्रेशराइज आप ऐसे खाएं जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हों और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो। और तेल जो है, जो अल्फ़ा कार्डियो डी बताया मैंने। और अभी हमने ऐसा चावल भी निजात किया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आप कितना भी चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ती नहीं है, जो इसको रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं। और सब्जियां सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है करके इसमें से। और उसके लिए समझने के लिए 2 चीज़ें, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी अल्कलाइन है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन होता है। और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो pH 7.4 और टेम्परेचर जो 98.4 पे कार्यरत होता है। अगर कोई भी चीज़ एसिड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। दूध ले सकते हैं या नहीं? हाँ जी, डाइट में दूध ले सकते हैं या नहीं? आपने गाय के सांस इजाज़त नहीं करता है कि गाय का दूध नुकसान करता है? गाय का दूध, इसको समझने के लिए मुझे 2 मिनट दीजिए, चलेगा? बोर तो नहीं हो रहे? इसको समझने के लिए अपने को प्रकृति को समझना चाहिए। मुझे बताइए, कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं, अगर जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो ये सब जानते हैं। तो जितने इस पृथ्वी पे प्राणियों ने जन्म लिया उसको साइंस ने क्लासीफाई किया, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेब्रा, नॉन वर्टेब्रा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले, और जिनको स्तन होता है वी कॉल इट मैमल्स, स्तनधारी। और साइंस के हिसाब से हमारे पास 4700 स्तनधारी इस पृथ्वी पे है। हम गाय, भैंस, बकरी सिर्फ इन्हीं को जानते हैं। आपको मालूम है जो व्हेल मछली